हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान से जुड़ी हुई होगी। आज का टॉपिक मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा और इस टॉपिक को हम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? भारत के संविधान में अगर हम लोग बात करें तो भारत के संविधान में भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक भारत के या राज्य के नीति निदेशक तत्व इनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जिनको लेकर हम लोग आज बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी वीडियो ख़त्म हो जाए, तो थोड़ा शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। और स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। आज का पॉइंट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। 2 या 3 पॉइंट सबसे पहले हम लोग इसके विषय में बात कर लेते हैं। कुछ स्टार्ट पॉइंट है। हम लोग भारत के संविधान के भाग 4 को एक नाम से पुकारते हैं। वो नाम क्या है या किस नाम से पुकारते हैं तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ। भारत के संविधान के भाग 4 को हम लोग सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि भारत के संविधान के भाग 4 को सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। दूसरा पॉइंट इससे संबंधित क्या हो सकता है कि भारत के जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं या नीति निदेशक तत्व हैं, वो भारत शासन अधिनियम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके एक महत्वपूर्ण अधिनियम है ये भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों इसको हम मिटा ही लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में दिए गए जो निर्देश हैं, निर्देशों के उपकरण का ही एक रूप है। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के उपकरण का ही एक रूप है कि भारत का शासन किन किन प्रिंसिपल्स या किन किन नीति के अकॉर्डिंग होगा, उसके अनुसार। हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिनके बारे में आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को हम लोग
आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। सो ये पॉइंट भी अधिकांश पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आंसर होगा आपका आयरलैंड। हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है हमारा, जैसा कि हमने बताया आपको, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग आज बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। हम सभी अनुच्छेदों को एक या दो लाइन में बताने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, बस साधारणतः ये देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अच्छा, राज्य शब्द को परिभाषित किसी एक अनुच्छेद में और किया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। तो ये क्वेश्चन एक टिपिकल सा हो सकता है जो मैच करता है एक दूसरे से, कि भारत के वो कौन कौन से दो अनुच्छेद हैं जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों में ही राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। बारी आती है इसके बाद अनुच्छेद 37 की, 37। अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है? इसमें ये दिया गया है कि जो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल नहीं है। अर्थात ये एनफोर्सेबल की बात करते हैं, वाद योग्य नहीं है। कोर्ट में इन पर कोई बहस नहीं हो सकती, इनके खिलाफ कोई वाद नहीं दायर किया जा सकता। और इसमें एक पॉइंट और हम लोग नोट करेंगे कि जो राज्य है वो कोई भी अगर नीति बनाएगा तो राज्य नीतियाँ बनाते हम लोग यहाँ लिखेंगे समय, नीतियाँ बनाते समय इन तथ्यों को, इन बातों को ध्यान में रखेगा कि कोई भी नीति ऐसी बनाई जाए जो विपरीत ना हो। क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ये अनुच्छेद 37 में भली भांति लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। हमारा जो अगला अनुच्छेद है अगला 38। अनुच्छेद नंबर 38 में क्या लिखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक और न्याय
के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। स्पष्ट रूप से बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अनुच्छेद 38 की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद के बारे में। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जल्द से जल्द इन सारे अनुच्छेदों को बहुत ही छोटे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 39 को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है। यह नीति निर्देशक तत्व जो है, जो अनुच्छेद हमारा 39 है, 39 नंबर का जो आर्टिकल है, यह नीति निर्देशक तत्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें लगभग अगर हम लोग देखें, इसमें लगभग 6 बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में 6 बातें हैं। वो 6 बातें कौन कौन सी हैं, एक बार उनको देख लेते हैं हम लोग। ध्यान देंगे, ABCD के हिसाब से पढ़ेंगे कि राज्य, यहाँ पूरा लिख देते हैं हम लोग। राज्य जो है वो सभी स्त्री व पुरुष, सभी स्त्री व पुरुष को आजीविका का समान अवसर प्रदान करेगा। समान अवसर प्रदान करेगा। किसी के प्रति कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 39 में लिखा गया है। यह अनुच्छेद 39 की पहली बात है। लगभग 6 बातों के बारे में बताया मैंने। हम थोड़ा दूसरी बात के बारे में बात कर सकते हैं कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों में यह भी लिखा हुआ है कि राज्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का आवंटन करेगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 39 में कि जो राज्य है वो मानवीय और भौतिक संसाधन जो उपलब्ध हैं उनका आवंटन, डेलीगेशन जो है वो उचित तरीके से करेगा। तीसरी बात क्या लिखी हुई है, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। राज्य जो है मानवीय और भौतिक संसाधनों के साथ साथ ये आर्थिक संसाधन जो हैं, आर्थिक संसाधनों का आवंटन करेगा। ये बात अनुच्छेद 39 में बताई गई है। और क्या बताया गया है अनुच्छेद 39 में? चौथी बात को देख लेते हैं कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधा और नियम कानून तैयार करेगा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि राज्य किसी स्त्री या पुरुष को, राज्य किसी स्त्री, किसी
स्त्री या पुरुष को कोई ऐसा कार्य नहीं करने देगा कोई ऐसा कार्य नहीं करने देगा आ, जो जो कार्य उस स्त्री या पुरुष के या उनके स्वास्थ्य के विपरीत हो। ऐसा कोई भी काम राज्य स्त्री पुरुष को नहीं करने देगा। और लास्ट जो अनुच्छेद 39 में जो छठी बात है कि राज्य बच्चों के लिए भी एक विशेष सुविधाएं करेगा कि बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे उनके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का विकास हो। ये सारी बातें अनुच्छेद 39 में बताई गई हैं। 6 बातें हैं कि राज्य सभी स्त्री पुरुष को आजीविका का समान अवसर प्रदान करेगा, मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन करेगा, यहाँ तक कि आर्थिक संसाधनों का भी आवंटन करेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधा करेगा। राज्य स्त्री या पुरुष को कोई ऐसा कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विपरीत हो। और राज्य बच्चों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे उनके व्यक्तित्व का, उनकी पर्सनैलिटी का विकास हो सके। ये जिम्मेदारी राज्य की है। अनुच्छेद 39 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ अगर हम अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में बाद में कुछ संशोधन और किया गया था और एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39A, जिसमें क्या लिखा गया है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे कि राज्य सभी को निशुल्क न्याय और विधिक सहायता प्रदान कराएगा। ये जो 39A है, ये जो संशोधन किया गया था, इस संशोधन को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। साधारणतः हम लोग 39A की बात कर रहे हैं, सॉरी। 39 के बाद स्टार्ट होता है हमारा अगला अनुच्छेद, हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 40 की। अब अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 46 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिम्मेदारी है राज्य की कि राज्य
देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत की स्थापना करेगा। ये बात लगभग कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 40 में लिखी हुई है कि राज्य है, ये जिम्मेदारी है राज्य की कि वो ग्राम पंचायत की स्थापना करें। अगला है हमारा अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 में क्या है? अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि राज्य सभी लोगों को राज्य सभी लोगों को रोजगार, शिक्षा व लोक सहायता प्रदान करेगा। ये जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्य की है, अनुच्छेद 41 के अनुसार। अगला चलते हैं। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। अनुच्छेद 42 में क्या है कि राज्य ऐसी सुविधा करेगा कि काम करने के लिए उचित दशा देगा और राज्य जो है महिलाओं के लिए प्रसूति अधिकार भी देगा। ये बात अनुच्छेद 42 में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 43 में इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि राज्य जीवन निर्वाह करने के लिए या जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 43 में। बात करते हैं अपने अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद 44 की बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 44 में क्या लिखा हुआ है। इसका जिक्र देश में आजकल काफ़ी हो रहा है। कॉमन सिविल कोड, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसका अनुच्छेद 39 में जिक्र किया गया है। बात करते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद 45 में किसका जिक्र किया गया है?
कि राज्य 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध कराएगा और इनके लिए बाल्यावस्था में की देखरेख की सुविधा भी प्रदान करेगा। अनुच्छेद 45 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि राज्य शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स व कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट का साइन लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 47 जो है, अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्यों के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं, राज्यों के प्राथमिक कर्तव्य को पूरा करेगा। और मादक पदार्थ पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 47। बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कृषि व पशुपालन में एडवांस टेक्नोलॉजी, पशु और गाय के वध पर रोक लगाएगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पशुपालन और कृषि के लिए नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगा, उसका उपयोग करेगा और पशु और गाय के वध पर रोक लगाएगा, अनुच्छेद 48 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? देश में उपस्थित जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका संरक्षण करेगा। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी राज्य की होगी।
अनुच्छेद 49 के अनुसार। इसके बाद अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका का अलग अलग गठन करेगा, यानी कि अलग अलग व्यवस्था करेगा। ये जिम्मेदारी भी किसकी है, ये जिम्मेदारी भी राज्य की है। और अंत में एक अनुच्छेद का जिक्र किया जाएगा, अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि राज्य विदेश नीति का राज्य विदेश नीति का निर्धारण करेगा। ये जिम्मेदारी भी किसको दी गई है, ये जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। तो लगभग अनुच्छेद 36 से लेकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। वीडियो लंबी ना होते हुए भी फिर भी आधा घंटे से ज़्यादा हो गई है। कोशिश की थी मैंने कि जल्द से जल्द राज्य के नीति निर्देशक तत्व ख़त्म कर दिए जाएं। तो आप लोग इस वीडियो में बताए गए जो प्रश्न हैं उनको नोट कर सकते हैं, हेल्पफुल रहेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इनका ज़िक्र काफ़ी किया जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब के जवाब अब आसानी से दे सकते हैं। किसी भी प्रश्न, किसी भी हेडिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई दुविधा मन में हो तो उसका जब सवाल का जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्न का उत्तर समय रहते दे दिया जाए। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, और इसी कड़ी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।